गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप म्यूटेशन के बारे में जानेंगे। म्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। आप 10th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में जाने थे। उत्परिवर्तन को जानने के लिए आपको जानना होगा विभिन्नता। जब ये पाठ आपको शुरू किए होंगे तो उसमें आपको बतलाए होंगे कि वंशागति के बारे में, वंशागति के सिद्धांत को जानना है आपको इस पाठ में, और विभिन्नता के बारे में जानना है। तो वंशागति का इनहेरिटेंस के बारे में तो आपको बतलाए थे। विभिन्नता क्या है इसके बारे में आपको चर्चा नहीं किए थे, बोले थे बाद में आप जानेंगे। वेरिएशन यही है विभिन्नता, और वास्तव में विभिन्नता कहते किसको हैं? आप इनहेरिटेंस से ही इसको जोड़ करके जानेंगे। कोई भी जीव अपने ही जैसे संतति का निर्माण करता है, और आप अपने दैनिक जीवन में ये देखे हैं कि एक जीव एक से अधिक संतान की उत्पत्ति कर सकता है। वो अपने मूल जनक के समान होता है, अपने स्वरूप में अपने मूल जनक के समान होता है, लेकिन सभी संतान हूबहू एक जैसा नहीं होता। इस पृथ्वी पर ना कोई भी दो जीव ऐसा ना है जो बिल्कुल एक समान है। आपको बतलाए थे, सिर्फ समझात यमज को छोड़कर। यमज बोलते हैं ना जुड़वे बच्चे को। जुड़वा बच्चा भी दो तरह का होता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि एक ही माता पिता के 2-3 संतान होते हैं। वे मूल स्वरूप में अपने जनक के समान होते हैं, परंतु उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। ये अंतर ही कहलाता है विभिन्नता। विभिन्नता दो तरह का होता है, एक है आनुवंशिक विभिन्नता और दूसरा है कायिक विभिन्नता। जो विभिन्नता आनुवंशिक है वो जननिक है। वो जनन कोशिका के द्वारा ना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। और दूसरा है कायिक विभिन्नता। तो कायिक विभिन्नता ये उपार्जित है, ये ऊपर से अर्जित किया हुआ है। जैसे वातावरण, कोई जीव वातावरण, जिस प्रकार के वातावरण में रहता है तो उस वातावरण से ना कुछ उसमें गुण अर्जित ऊपर से ना वो अर्जित कर लेता है। ये हुआ कायिक विभिन्नता। एक ही माता पिता के संतान अगर दो अलग अलग वातावरण में उसका पालन पोषण होता है तो उसके रहन सहन बोल चाल में अंतर आ जाता है। ये है कायिक विभिन्नता। अब उत्परिवर्तन जो है वो कायिक कोशिका में भी हो सकता है, और जो आनुवंशिक है वो जनिक है तो वो जनन कोशिका में भी हो सकता है। उत्परिवर्तन वो प्रक्रिया है जिसमें जीव में अचानक होने वाला परिवर्तन है भिन्नता। जीव में अचानक होने वाला असतत मतलब लगातार है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होता है। इसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन। जीवों में अचानक होने वाला परिवर्तन, ये म्यूटेशन कहलाता है। तो जो कायिक कोशिका में से उत्पन्न हुआ है, हमने कहा कायिक कोशिका में भी उत्परिवर्तन हो सकता है, जनन कोशिका में भी हो सकता है। तो कायिक कोशिका में होने वाला परिवर्तन जो है, जब जीव नष्ट हो गया तो वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो जनन कोशिका में उत्परिवर्तन हुआ वो अगली पीढ़ी में जाता है। और ज्यादातर देखा
स्पष्ट रूप से ना उत्परिवर्तन दिखाई भी देता है। एक या एक से अधिक जीन में अगर उत्परिवर्तन होता है तो वो एक या अधिक लक्षण को प्रभावित कर सकता है, या फिर ऐसा भी देखा गया है कि अनेक जीन में उत्परिवर्तन हुआ लेकिन वो सिर्फ एक लक्षण को ही प्रभावित करता है। और कहीं कहीं ना आपको लिखा हुआ मिलेगा बहुप्रभावी उत्परिवर्तन। कभी कभी ऐसा ही देखा गया है कि एक ही जीन के उत्परिवर्तन होने से अनेक लक्षणों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बहुप्रभावी उत्परिवर्तन। ये ना मटर में देखा गया है कि अगर उसके एक जीन में अचानक कोई परिवर्तन आ गया तो फूल के रंग में परिवर्तन, बीज के आकार में परिवर्तन, बीज का बीजावरण है उसके रंग में परिवर्तन, ऐसा होता है। इसका अर्थ है कि अनेक लक्षण पर उसका प्रभाव पड़ता है। सिर्फ एक जीन में उत्परिवर्तन होने से, अचानक बदलाव आने से वो अनेक लक्षण को प्रभावित करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बहुप्रभावी उत्परिवर्तन। इसके बारे में ना उत्परिवर्तन के बारे में कि जीव में ऐसा होता है कि अचानक कुछ परिवर्तन आ जाता है और उससे उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। ह्यूगो डे ब्रिज नाम का वैज्ञानिक था। इसने भी इवनिंग प्रिमरोज नाम के पौधे में ना एक्सपेरिमेंट किया था और अपने प्रयोग के आधार पर ना वंशागति का अध्ययन किया था और इस उत्परिवर्तन के बारे में इसने ही बतलाया था। ह्यूगो डे ब्रिज ने ही उत्परिवर्तन की व्याख्या की थी। उत्परिवर्तन दो तरह का होता है। काइंड्स ऑफ उत्परिवर्तन के प्रकार। तो पहला, उसके आकार के आधार पर उत्परिवर्तन को दो भाग में बांट दिया गया। कहा गया कि कुछ उत्परिवर्तन ऐसा है जो बृहत आकार का होता है, उसको कहा ये लार्ज म्यूटेशन है। लार्ज म्यूटेशन को ना मैक्रो म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है। और वे विभिन्नता जो आपको बाहर से दिखाई देती है, जो फेनोटाइप में दिखाई देता है, ये कहलाता है बृहत उत्परिवर्तन। मैक्रो म्यूटेशन, लार्ज म्यूटेशन, और इसके अंतर्गत आता है क्रोमोसोम की संख्या और उसके संरचना में परिवर्तन। इसके बारे में ना फिर आगे आप जानेंगे। और दूसरा है स्मॉल म्यूटेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म उत्परिवर्तन। माइक्रो ये है मैक्रो बृहत, और ये है माइक्रो म्यूटेशन सूक्ष्म उत्परिवर्तन। वे विभिन्नताएं जो जीनोटाइप में है वो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन जीनोटाइप में होती है, ये कहलाता है सूक्ष्म उत्परिवर्तन। इसके अंतर्गत आएगा जीव के डीएनए में होने वाला परिवर्तन, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं ये आणविक स्तर पर होने वाला जो परिवर्तन है, ये आता है आपको सूक्ष्म उत्परिवर्तन के अंतर्गत। इसके बाद फिर दिशा के आधार पर भी उत्परिवर्तन को दो भाग में बांट दिया गया। कहा गया कुछ उत्परिवर्तन है जो अग्र उत्परिवर्तन है, जो आगे की ओर बढ़ता है। जैसे
वाले वन्य पौधे से कुछ अलग तरह का यानी कि सफेद फूल वाले पौधे प्राप्त किए गए। ऐसा उत्परिवर्तन जो है फॉरवर्ड है, आगे बढ़ने वाला है, आगे नई प्रजाति का निर्माण करेगा। दूसरा है प्रतिलोम रिवर्स। तो जो म्यूटेंट है, जो उत्परिवर्ती, तो उत्परिवर्ती कौन हुआ? जो सफेद पुष्प प्राप्त हुआ। तो सफेद पुष्प वाले पौधे से रंगीन पुष्प वाले पौधे अगर प्राप्त किए जाते हैं तो ये म्यूटेंट जीव से प्राप्त किया गया। तो ये हुआ रिवर्स म्यूटेशन, प्रतिलोम उत्परिवर्तन कहलाता है।